नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। कल मैंने आपके सामने जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ भारत की बेसिक जानकारी थी। आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे भूगोल में क्लास 8th क्लास से, जिसका चैप्टर का नाम है कृषि। क्या नाम है? कृषि। आपको पता ही होगा कृषि एक हमारी प्राथमिक क्रिया है और हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश भी कहलाता है, क्योंकि हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है और कृषि कार्य कर वो अपना जीवन यापन कर रही है। और अभी जो समय है वो फसल कटाई का भी है, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे इस टॉपिक पर, जिसका नाम है कृषि। सबसे पहले परिभाषा कि कृषि की परिभाषा क्या है। अब हमें इन चीजों का पता है कृषि है क्या, लेकिन परिभाषा देने में थोड़ा अटकते हैं। क्यों? क्योंकि सही स्ट्रिक्ट रूप से यानी कि सही रूप से उसकी परिभाषा देना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया। क्या है? फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया, जिसमें फसल उत्पादन किया जाता है पशुपालन आदि की कला कि मतलब किस प्रकार से हम फसलों को उगाते हैं, किस प्रकार से पशुओं को पाला जाता है, उसकी कला या तकनीक को हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, फसल उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि क्रियाओं की कला और तकनीक को के द्वारा जिस मतलब तकनीक या जिस कला के द्वारा हम इसको करते हैं, किसको? फसल का उत्पादन और पशुपालन, उसको क्या कहते हैं? कृषि। अब कृषि किस भाषा के शब्द? ये एग्रीकल्चर शब्द से निकला है और ये एग्रीकल्चर शब्द है लैटिन भाषा का एक शब्द, जिसमें एग्री का अर्थ होता है मृदा, मृदा का अर्थ आपको पता ही होगा मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कृषि करना, यानी कि मिट्टी के ऊपर कृषि करने की एक प्रक्रिया। अब इसमें कुछ विशेष है। अब अलग अलग चीजों की उत्पादन करने की या उनको पालने की, जीवों को पालने की जो क्रिया उसको विशेष नाम दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 पर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंदर जो रेशम का उत्पादन होता है वो किया जाता है, यानी कि रेशम के कीड़ों को पाला जाता है बड़ी मात्रा में, ताकि उससे रेशम का उत्पादन करके उनको दूसरे क्षेत्रों में बेच सकें या फिर व्यापार के लिए तैयार कर सकें। तो उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। उसके बाद है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली पालन, कि मछलियों को पाला जाता है और फिर उसको पकड़ के उसका व्यापार किया जाता है, जैसा समुद्री तटीय इलाकों में बहुत ज्यादा होता है। आपको पता होगा दक्षिण के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चावल और मछली का सेवन किया जाता है, यानी कि मत्स्य पालन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और आपको पता है मछली वहीं पलेगी जहां पर पानी होगा, और तटीय क्षेत्रों में पानी की मात्रा ज्यादा है। उसके बाद है विटीकल्चर। विटीकल्चर, इसमें अंगूरों की खेती की जाती है, यानी कि अंगूरों का जो व्यापार, यानी कि अंगूरों की जो भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं विटीकल्चर। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर फूलों और सब्जियों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है ताकि उसको दूसरे क्षेत्रों में बेचा जा सके, या इतनी मात्रा में उत्पादन होता है कि जिसका हम प्रयोग करने के बाद दूसरे क्षेत्रों में व्यापार के लिए भी भेज सकते हैं। ये कुछ विशेष नाम थे। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूरों की खेती के लिए, और हॉर्टिकल्चर फूलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसमें आगे है कृषि के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, इनकी बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। कृषि के प्रकार, कृषि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निर्वाह कृषि। पहले पॉइंट की बात करेंगे पहले, निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन करने के लिए, कि किसान इसमें फसल का उत्पादन उतना ही करता है जितनी मात्रा में वो अपने घर का गुजर बसर यानी कि अपने घर को चला सके। यानी कि इसमें कृषि इतनी नहीं की जाती कि वो व्यापार के लिए की जाए, बल्कि कृषि इसलिए की जाती है जिससे केवल वो अपने घर के कार्यों को पूरा कर सके, यानी कि घर की जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे उदाहरण के रूप में एक घर है, घर के पास थोड़ा सा खेत है, यानी कि हमने फसलें उगा दी थोड़ी मात्रा में घर के पास ही, जिसमें टमाटर या कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां होती है जो हम बेचने के लिए नहीं उगाते बल्कि अपने घर में प्रयोग करने के लिए उगाते हैं, उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। अब इसमें भी एक पॉइंट बनते हैं गहन निर्वाह कृषि। गहन का अर्थ होता है, ये ध्यान देना, गहन का अर्थ होता है ज्यादा। निर्वाह का अर्थ मैंने अभी बता दिया, अपने जीवन यापन के लिए जो कृषि करते हैं उसको। इसमें छोटे भूखंड पर, अब देखो मैंने अभी आपको शब्द बताया ना गहन, गहन का मतलब ज्यादा, यानी कि छोटे भूखंड पर
साधारण औजार की जो हम औजार प्रयोग करते हैं कृषि के लिए, लेकिन अधिक मेहनत करके अधिक मात्रा में फसल उगाते हैं। यानी कि छोटे से भूखंड पर हम अधिक फसल उगाते हैं साधारण औजार का प्रयोग करके, लेकिन अधिक मेहनत करके। मेहनत इसमें अधिक हो रही है, ठीक है, लेकिन छोटा भूखंड है और इसमें हमने अधिक मात्रा में फसल उगाई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि। उदाहरण के रूप में इसमें चावल, गेहूं, मक्का आदि कुछ मुख्य फसलें शामिल है। देश कौन कौन से जो गहन निर्वाह कृषि करते हैं? दक्षिण पूर्वी कुछ देश हैं और पूर्वी एशिया के कुछ देश इसमें आते हैं। उसके बाद है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम शब्द का अर्थ बस पकड़ लीजिए, जो इस शब्द में बता रखा आदिम। आदिम का अर्थ है पहले के समय में, यानी कि आदि मानव के समय के काल की बात है या उससे थोड़ा सा आगे के समय की। निर्वाह कृषि दो भागों में थी, स्थानांतरित और चलवासी पशुचारण। इसका अर्थ क्या था? स्थानांतरित कृषि, इसका अर्थ होता है स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि। कि पहले लोगों ने एक जगह कृषि की, जब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई, खत्म हो गई, तो उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह गए, वहां पर सफाई की और उसके बाद वहां कृषि की। जब उस भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर फिर वो आगे अगली भूमि पर चले जाते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये देश अफ्रीका, उत्तर पूर्वी और भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। अन्य नाम क्या है स्थानांतरित कृषि का? कर्तन एवं दहन। कर्तन का अर्थ होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। कि फसलों को उगाने के लिए जो भूमि साफ की जाती थी, पहले वहां पर जो पेड़ पौधे होते थे उनको काटा जाता था, काटने के पश्चात उनको जला दिया जाता था, फिर उसके ऊपर कृषि की जाती थी। यानी कि स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? कर्तन दहन कृषि। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, कर्तन दहन कृषि से क्या अभिप्राय है? तो डरना मत, कर्तन दहन का अर्थ भी वही है, स्थानांतरित कृषि। उसके बाद है चलवासी पशुचारण। यानी कि चलवासी पशुचारण यानी कि जो लोग अपने पशुओं को इधर से उधर लेके घूमते हैं, उनके बारे में बता रखा है। ये सारा के अर्ध शुष्क मध्य एशिया और भारत के राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में मिलते हैं। चलवासी पशुचारण ये अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों चराते हैं? क्योंकि मान लीजिए जब आपके घर में खाना खत्म हो जाए तो आप दूसरों से मदद लोगे। उसी प्रकार से जैसे जब चारा खत्म हो जाता है पशुओं के लिए, तो ये चारे की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि वहां पर पशुओं को चारा खिला दें। आपने देखा होगा बहुत बड़े गायों के और बैल के इनके झुंड से आते हैं, रास्ते में देखा होगा बड़ी बड़ी सींग वाले गाय, वो चलवासी पशुचारण का एक उदाहरण है। जैसे राजस्थान का एक राय का समुदाय है, बहुत बड़ा चलवासी पशुचारण है और वो अपने पशुओं को चराने के लिए बड़ी मात्रा में हरियाणा के अंदर लाते हैं। तो ये था इसमें चलवासी पशुचारण। अब इसमें आगे आपके स्थानांतरित कृषि के नाम। कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ज्यादा बनते हैं। जब भी आपको एचएससी एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, तो ज्यादातर ये, क्योंकि बच्चों को ये तो पता होता है स्थानांतरित कृषि क्या है, बट उसको अलग अलग क्षेत्रों में किस नाम से जानते हैं वो जानना जरूरी है। जैसे उदाहरण है जूमिंग। उत्तर पूर्वी भारत के अंदर जूमिंग कृषि कहा जाता है किसको? स्थानांतरित कृषि को। उसके बाद है मिल्पा। मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में। याद रखना है मैं और मैं, यानी कि मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को। उसके बाद है रोका। रोका कहा जाता है ब्राजील के अंदर, याद रखना रोका ब्राजील। उसके बाद लदांग। लदांग कहा जाता है मलेशिया में। ये कुछ नाम थे स्थानांतरित कृषि के जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रयुक्त यानी कि प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इन नामों को आप याद रखना फिर से, जूमिंग, मिल्पा, रोका, लदांग, ठीक है। उसके बाद आपके लिए प्रमुख एक विशेष बात, कुछ बच्चे हैं जो अपना काम समय पर नहीं कर रहे हैं, कृपया करके वो बच्चा अपना काम समय पर करते रहें। जो भी अध्यापक गण आपको कोई दिशा निर्देश देते हैं तो उनका पालन करें ताकि आप आगे बढ़ सको। अगर आप अभी काम नहीं कर रहे, मान लीजिए आपने एक दिन काम नहीं किया, कोई नहीं मत करो, दूसरे दिन क्या काम आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा तो फिर आपका काम डबल होगा। अब जब आप थोड़ा काम नहीं कर पा रहे तो दूसरे दिन तो डबल हो गया, कहाँ आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके अंदर? क्योंकि आपने एक दिन का ही काम नहीं किया तो दूसरे दिन ज्यादा काम हो जाएगा और ज्यादा काम हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए अपना काम समय पर करते रहें और समय पे करने के पश्चात जब भी आपसे कॉपी मांगी जाए तो उनकी पिक भेज दिया करो विद नेम। साथ ही साथ थोड़ा खुश भी रहा करो। कुछ नहीं है अभी जीवन में सबसे बड़ा एक यही पहलू है कि आप खुश रहें।
और खुश रहने के लिए कोई आपको हंसाने नहीं आएगा अलग से, अंदर से एनर्जी आनी चाहिए खुश होने की, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए खुश होने की। और जो वास्तविकता में अंदर से खुश होता है ना, उसका शरीर भी स्वस्थ होता है। खुश होने के पैसे लगते हैं क्या? आपको शायद पता ना हो, खुश होने से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और वो हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। इससे बहुत सारी क्रियाएं हमारी प्रभावित होती है हंसने से, और वो हमें अच्छे परिणाम देती हैं। इसलिए खुश रहा करो, खुश रहोगे तो ही कुछ कर पाओगे। इसलिए स्माइल किया करो सब, और जबरदस्ती नहीं, आपस में एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश भी किया करो। ये नहीं कि आप किसी को दुख दे रहे हो और फिर कहो खुश हो जाओ, वो खुश होना नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करो और खुश रहो, आगे बढ़ो। ठीक है, आपको अब इस चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और मैं नहीं चाहता ज्यादा लंबी वीडियो भेजूं, इसलिए मैंने एक पार्ट बनाया। कल या परसों में जो भी है दूसरा पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। और आपको किसी भी प्रकार की अगर हेल्प होती है इनसे, थोड़ी बहुत भी अगर, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप वीडियो को लाइक करते हो, हमें अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमारी मेहनत थोड़ी बहुत तो सफल हो रही है। कुछ बच्चे हैं वीडियो देखते हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है, देखो आपको देखने के लिए बनाया गया, लेकिन लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने के भी पैसे नहीं लगते हैं। और खुश रहा करो, स्माइल करते रहा करो। जय हिंद, जय भारत।